Hello students, hello and welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir, and by today we are going to start a new journey, that is Indian polity. देखिए, इंडियन पॉलिटी पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं यूट्यूब पर, लेकिन इस बार इंडियन पॉलिटी जो है वो JKPSI और नायब तहसीलदार के लिए स्पेशली मतलब टू द पॉइंट क्रक्स निकाल कर लाए हैं। उसके लिए सिर्फ JKPSI और नायब तहसीलदार के लिए, और भी उससे जो नीचे पोस्ट हैं, मतलब उससे जो छोटी पोस्ट हैं, जूनियर असिस्टेंट हो गया या दूसरी तीसरी जो पोस्ट है, आप उसके लिए भी पढ़ सकते हैं इसको। लेकिन ये पर्टिकुलरली मैंने जोर दिया है कि JKPSI के लिए इसको बनाया जाए। अब जो लक्ष्मीकांत है जो मैंने पहले पढ़ाया है वो PSC या UPSC लेवल का है। उसमें क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ जाती हैं जो आपके काम की नहीं है। तो निचोड़ क्रक्स जो होता है इंडियन पॉलिटी का, जो JKPSI और नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है जी। अब कुछ बच्चों ने कहा था कि पहले सिलेबस डिस्कस कीजिएगा, उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। तो अगर सिलेबस की बात करें तो मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। रेफरेंस मैंने आपको पिछली वीडियो में जब मैंने कहा था, अनाउंसमेंट की थी कि मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ाने जा रहा हूं, तो मैंने आपको तरुण गोयल का रेफरेंस दिया था। तो मैंने ये भी कहा था कि तरुण गोयल में कुछ चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। तो वो जो एडिशन वाली चीज़ें हैं वो भी साथ साथ लेकर चलूंगा। अगर आप बुक को देखेंगे तो आप बुक भी साथ में रखिए, नहीं तो स्लाइड्स तो मैं बनाकर आपको देता रहूँगा टेलीग्राम पे। ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी उसको पिन कर दूंगा मैं। ठीक है जी। टेलीग्राम पे PDF मिलेगी। ठीक है जी। तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कि हमने चीज़ें क्या क्या पढ़नी है इंडियन पॉलिटी में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके 2 पार्ट्स आएंगे, आज एक हो जाएगा, एक नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ठीक है जी। उसके बाद मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रियम्बल, यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट देख लीजिए, उसमें प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है। उसके बाद हमारी लोकसभा है, राज्यसभा, ये सारा कुछ पढ़ना है हमने। ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिल्स के बारे में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, एडवोकेट जनरल के बारे में पढ़ेंगे, अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद म्यूनसिपैलिटी, पंचायत राज, अमेंडमेंट्स, उसके बाद UPSC, PSC, फिर उसके बाद हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, अमेंडमेंट के प्रोविजंस हैं या अमेंडमेंट्स जो हैं वो सारे। उसके साथ आप इलेक्शन कमीशन, ठीक है जी, फाइनेंस कमीशन, ये सारी चीज़ें हम इंडियन पॉलिटी के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी। स्केड्यूल्स, पार्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सारी चीज़ें हम कवर करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट होगा, टू द पॉइंट होगा, वो चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे। और इसके साथ साथ इसके पैरेलली जो करंट इंपॉर्टेंट होगा, मतलब करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट होगा, इसके पैरेलली वो भी साथ में पढ़ते जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये जो सिलेबस का पूरा लिस्ट होगा, अगर मैं क्लास में कराऊंगा तो ये थोड़ा मेरे ख्याल से क्लास लंबी हो जाएगी, तो इसमें मसला हो जाता है ना। तो वो जो सिलेबस की लिस्ट है वो मैं बनाकर आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है जी। टेलीग्राम पे आपको सिलेबस की इसकी क्या मिल जाएगी, लिस्ट मिल जाएगी। कुछ बच्चों ने ये भी कहा था कि नायब तहसीलदार में सर उर्दू जो है उसकी बताइए, उसको इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो अभी तक एज पर द लास्ट नोटिफिकेशन वाज एडवर्टीज्ड, देयर इज नो प्रोविजन फॉर कंपल्जन ऑफ उर्दू सब्जेक्ट इन नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन। ठीक है जी। तो उसके लिए आपको अभी तो मुझे मतलब मेरे ख्याल में ऐसा, मतलब मैं मान चुका हूं कि नायब तहसीलदार के लिए आपको उर्दू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि JKSSB ने पहले भी बता दिया था कि ऐसा नहीं होगा। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि नायब तहसीलदार के लिए अब उर्दू कंपलसरी नहीं है। ठीक है जी। आप गूगल कर लीजिए, चीज़ें सामने आ जाएंगी, तो हर जगह नो 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 ही आएगा। ठीक है जी। नॉट कंपलसरी फॉर नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन उर्दू सब्जेक्ट। ठीक है जी। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, तरुण गोयल में मैंने चीज़ें देखी हैं कि टू द पॉइंट है। तरुण गोयल बेटा आपको डायरेक्ट कभी भी समझ नहीं आएगी, ये बात याद रखना। हाँ, तरुण गोयल इस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे इस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, लेकिन उससे पढ़ने के लिए आपको ब्रॉडर कंसेप्ट जो है उसके लिए किसी की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है। तरुण गोयल मतलब इस एग्जामिनेशन के लिए बिफिटिंग है, थोड़ा सा मटेरियल और ऐड करना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें आपको डायरेक्टली वहाँ से समझ आने वाली
नहीं है। कंसेप्ट समझने के लिए आपको क्लासेस लेनी ही लेनी पड़ेंगी, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम इंडियन पॉलिटी का जो बेस है, बैकग्राउंड है, आई कहां से हमारी इंडियन पॉलिटी, उसको पढ़ने जा रहे हैं, वहां से शुरू करेंगे, ठीक है जी। मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये हमारा आज है पहला, ठीक है जी, ये हमारा पहला लेक्चर है। और इस पहले लेक्चर में, हाँ जी, इस पहले लेक्चर में आज हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट 1 करना है, ठीक है जी। पार्ट 1 करना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, और कल नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 भी आएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, ठीक है जी। पार्ट 2 भी आएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये हमारा चैप्टर 1 है, 2 लेक्चर में हमारा चैप्टर 1 चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो भी अनाउंसमेंट उसके हो जाएगी, वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा। इंडियन पॉलिटी, एडवोकेट शौकत मीरी मेरा नाम है, ठीक है जी। लेक्चर फर्स्ट है हमारा, चैप्टर भी फर्स्ट है, और पहले चैप्टर का नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसका पहला पार्ट, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है जी। आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए कैसे। ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में आए 1600 में। देखिए 4-5 कंपनीज है जिनके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी के अलावा जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप वहां देखेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसी 4-5 कंपनीज देखेंगे जिनका आने की डेट, उनका फर्स्ट सेंटर, उनके जाने की डेट है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जब हिस्ट्री जो भी पढ़ाएंगे आपको तो आपको बता देंगे, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में आए 1600 में, इंपॉर्टेंट है, यहीं से पहली चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। एज ट्रेडर्स, याद रखना, ब्रिटिशर्स एज ट्रेडर्स आए थे, ट्रेड करने आए थे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स, ठीक है जी। इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में ब्रिटिशर्स सबसे पहले इंडिया में आए, ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, मतलब सौदा है ना, लेन देन करने के लिए आए, ठीक है। विच हैड एक्सक्लूसिवली राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर ए चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ। याद रखना, ब्रिटिशर्स आए कैसे इंडिया में, इनको एक परमिशन मिली थी, इनको एक चार्टर क्या बेटा, यहां परमिशन है, इनको एक परमिशन मिली थी क्वीन एलिजाबेथ, उस टाइम की जो क्वीन थी ब्रिटिश इंडिया, सॉरी, जो ब्रिटिश मुल्क जो था उसकी जो क्वीन थी उस वक्त की, उसने एक चार्टर दिया था, इनको एक परमिशन दी थी कि आप जाइए हमारे नाम पर कंपनी के साथ रहकर, या फिर हमारे नाम पर जो कंपनी है उसको इंडिया में ले जाइए, वहां पर बिजनेस कीजिए, ठीक है जी। इन 1765 द कंपनी विच टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शंस ऑब्टेन द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा। जो कंपनी 1600 से लेकर 1608 में ये आई थी असल में यहां पर इंडिया में, मतलब स्टैब्लिशमेंट 1608 में हुई थी। 1608 से लेकर 1765 तक जो कंपनी इंडिया के अंदर ट्रेड कर रही थी, अब उस कंपनी ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के अंदर दीवानी राइट्स अपने क्रिएट कर दिए, दीवानी राइट्स में उन्होंने कदम रख लिया। अच्छा, ये क्या थे दीवानी राइट्स? दीवानी राइट्स है रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के राइट्स। क्या हो गया, मतलब जमीनों पे हक, जमीनों के हुकूक, ठीक है जी, बाकी चीजों के हुकूक उनको मिल गए। मोनोपली मिल गई, बिजनेस मोनोपली, खुद मुख्तारी, बिजनेस के अंदर उनको खुद मुख्तारी मिल गई। मतलब वो महसूल जो देते थे, टैक्स देते थे, या तो उनको कम कर दिया या कहीं कहीं टैक्स के बिना ही काम करने लगे। मान लीजिए वो इंडिया में आए थे, इंडिया में बिजनेस कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, अगर उनको 100 में से 70 रुपये मुनाफा हो रहा था तो वो 70 में से 20-30% टैक्स दे रहे थे इंडियन गवर्नमेंट को, या फिर इंडियन जो रूलर्स थे उनको। लेकिन अब उन्होंने क्या कर लिया, प्योरली टैक्स फ्री लगभग अपने आप को कर दिया। इतनी स्टेज पर ले आए अपने आप को कि उन्होंने अपने आप को लगभग प्योरली टैक्स फ्री कर दिया। बिजनेस मोनोपोली उन्होंने पूरी अपने मतलब खुद को ले ली, मतलब खुद के लिए उन्होंने किसी तरीके से ग्रैब की, और उसके बाद अब वो इंडिया के अंदर लगभग दीवानी राइट्स के साथ क्या करने लगे, ट्रेड करने लगे, ठीक है जी। मतलब अब हुई उनकी इंडिया को ग्रैब करने की, इंडिया को हथियाने की भागदौड़ शुरू, ठीक है जी। This started its career as territorial power in 1858. The wake of spy mutiny, the British Crown assumed direct responsibility of governance of India. This rule continued till India was granted independence on August 15, 1947. ऐसे ही कर करके उन्होंने क्या किया, अपना टेरिटोरियल पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब इंडियन की छोटी छोटी कॉलोनी, छोटी छोटी टेरिटरीज के ऊपर अपना राज
शुरू कर दिया, ठीक है। बंगाल से उन्होंने शुरू किया, फिर पूरे इंडिया को उन्होंने हड़प लिया एक टाइम पे, ठीक है। और 1858 में जब स्पाई म्यूटिनी हुई, मतलब जब अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तानी खड़े हो गए, मतलब जो उनकी पॉलिसीज थी, आज तक वो आप हिस्ट्री में सारा पढ़ेंगे, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, वो मैं एक एक करके बयान नहीं कर सकता यहाँ पे क्योंकि वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो आप पढ़िएगा, कम से कम एक रोड मैप पढ़ लीजिएगा, मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका रोड मैप 1600 से कम 1858 तक। अगर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका 1858 नहीं, आप 1947 तक कम से कम रोड मैप पढ़ लीजिए, मोटी मोटी चीज़ें, ठीक है जी। कुछ तो एक्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहां फारूक सियार आ गया, मीर जाफ़र, मीर कासम, ये सारे लोग हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं, जब कुछ किंग्स थे, रूलर्स थे, उन्होंने जब उनको परमिशंस दी थी ये सब करने की, उसमें बड़ी सारी चीज़ें आ जाती, तो वो एक रोड मैप पढ़ लीजिए। जब वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में वो रोड मैप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, तो आपको ये चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आएंगी, ठीक है जी। तो 1858 में जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ के खिलाफ जंग करना शुरू कर दी, स्पाई म्यूटिनी कर दी, ठीक है जी, तो उसमें क्या हुआ, उसमें हिंदुस्तानियों को मतलब जो इंडियंस थे उनको हराया गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, फिर जो ब्रिटिश का आज तक कंपनी रूल था उसको क्राउन रूल में तब्दील कर दिया। अब ये नया कंसेप्ट आ गया जी, कंपनी रूल और क्राउन रूल। देखिए, इंडिया को अंग्रेज़ों ने दो तरीके से रूल किया है, इंडिया को अंग्रेज़ों ने दो तरीके से रूल किया है। एक था कंपनी रूल, एक था क्राउन रूल। कंपनी रूल 1773 से 1858 तक चला है, और क्राउन रूल जो है वो, एक सेकेंड यार, कलर चेंज कर लेते हैं, ये और ये, चलिए ठीक है जी। एक था कंपनी रूल, एक था क्राउन रूल। 1773 से लेकर 1858 तक चला कंपनी रूल, और 1858 से 1947 तक चला क्राउन रूल। अच्छा, क्या थे ये दो रूल्स? देखिए, सबसे पहले इंडिया में कंपनी बन के आई ट्रेडर और करने लगी ट्रेड इंडिया में। उसी ने आस्ता आस्ता इंडिया की जमीनों को हड़प लिया, ठीक है, और अपना एक रूल स्टैब्लिश कर लिया। लेकिन वो आई किसकी परमिशन से थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन थी। क्वीन एलिजाबेथ के चार्टर के बेसिस पर वो यहाँ ट्रेड करने आई थी। वो ट्रेड करने आई थी कंपनी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर उन्होंने डिक्टेटरशिप अपनी शुरू कर दी, लोगों के ऊपर जुल्म जबर शुरू कर दी और अपना रूल यहाँ स्टैब्लिश कर लिया। जब 1858 में स्पाई म्यूटिनी वगैरह हुई और अंग्रेजों को लगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस वक्त की, उसको लगा कि कंपनी तो अब यहाँ से जाकर वहाँ अपना एक मुल्क बनाने जा रही है, हमारे नाम पर वो जाकर यहाँ पर बिजनेस करने गई थी, अब वो वहाँ पर मुल्क बना रही है अपना, मतलब लगभग बना चुकी है अपना, उनका रूल हो गया, बड़े बड़े सिस्टम्स बना लिए उन्होंने। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे मतलब जो इंडिया को हड़पने का इसी वक्त हमारे पास मौका है, ये हमसे इंडिया ही ले जाएं और वो अलग ही मुल्क बना लें। तो फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपना वहां का रूल जो है वो यहीं स्टैब्लिश किया, मतलब उन्होंने अब इंडिया को अपना एक इंटीग्रल पार्ट मान लिया। बात आ रही समझ में? अंग्रेजों ने इंडिया को अपना एक इंटीग्रल पार्ट मान लिया लगभग, और वहीं से जैसे वो अपने ब्रिटिश एरिया को रूल करते थे, वैसे इंडिया को भी रूल करने लगे, ठीक है जी। तो कंपनी ने अपना जबर चलाया 1858 तक, और उसके बाद क्राउन जो है डायरेक्टली ब्रिटिश लोग जो थे वो हिंदुस्तानियों को रूल करने लगे 1858 से 1947 तक। ये हिस्ट्री का टॉपिक है, हिस्ट्री में आप बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है जी। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट दे दिया। अब चलिए, हमारा जो इंपॉर्टेंट, जो हमारे पॉलिटी को बनाता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी रूल। आज हम कंपनी रूल पढ़ेंगे, दो पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया बेटा, ये दो पार्ट्स में मैंने इसलिए डिवाइड किया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ताकि पहले पार्ट में हम कंपनी रूल देख लें और दूसरे पार्ट में हम क्राउन रूल देख लें, ठीक है जी। कंपनी रूल देख लें और क्राउन रूल देख लें, फिर उसके बाद हम चलेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए? क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें जो है ना मिलकर, मतलब छोटे छोटे एक्ट, छोटे छोटे रूल एंड लॉज, जो छोटी छोटी चीज़ें थी, यही मिलकर बाद में हमारा क्या बना देती हैं, लास्ट में आकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना देती हैं, ठीक है जी। चलिए, पहला आ जाता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या था ये एक्ट? देखिए, जब कंपनी को दीवानी राइट्स मिले 1765, अभी हमने पीछे पढ़ा, 1765 में जब कंपनी को दीवानी राइट्स मिले तो कंपनी ने लगभग टैक्स फ्री बिजनेस करना शुरू कर दिया। अब जब उनने ज़मीनें भी आस्ता आस्ता हड़प ली, तो अब उन ज़मीनों के ऊपर राज भी तो करना है, उनको चलाना भी तो है, तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले लाया
एक रूल, एक कानून जिससे रेगुलेट करें बिजनेस, लोगों से आप उल्टा अंग्रेज टैक्स लेने लगे। ठीक है जी। दिस एक्ट वॉज ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन by the British government to control and regulate the affairs of East India Company in India। ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये सबसे पहला स्टेप था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के अंदर वो क्या करते, रेगुलेट करते। मतलब क्या हो गया इस चीज का, देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेरिटरीज को हड़पा ब्रिटिशर्स को, तो तब भी पता चल गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब वहां आस्ता आस्ता अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नजर रखने के लिए, ऐसा नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना मुल्क बना ले, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नजर रखने के लिए ब्रिटिशर्स ने वहां से, जब बंगाल जो है, बंगाल को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जब हड़प लिया था, तो ब्रिटिशर्स ने एक गवर्नर भेजा। ठीक है जी, लॉर्ड वारन हेस्टिंग। ठीक है जी, जो कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर बंगाल पे राज करेगा। ठीक है जी, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट रहे इंडिया में, क्योंकि अभी तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्वॉल्वमेंट थी कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को खुला छोड़ देते, वो अपना मुल्क बना देते, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारी इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल बनाया। ठीक है जी, तो रेगुलेटिंग एक्ट जब बनाया, तो इसी रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए उन्होंने गवर्नर जनरल बनाया। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स में इंडल्ज, मतलब टांग अड़ा ली उन्होंने। अब मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स के बीच में अब क्या होने लगा, आपस में एक ऑफिशियल गवर्नमेंटल बॉन्ड बनने लगा कि हम आपको जैसे बताएंगे वैसे ही आपने वहां पर रूल करना है। आप बिजनेस करने गए थे, रूल करने नहीं गए थे। ठीक है जी। दूसरा, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस पहली बार इसी एक्ट ने रेगुलेट किए कंपनी के इंडिया के अंदर। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनी इंडिया के अंदर। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या, एक क्रक्स बना, जो इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एक सेंटर बना, उसका एक हेड बना जो सारों को देख रहा था। ठीक है जी। क्या क्या फीचर्स हैं इस एक्ट के, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, created an executive council of 4 members to assist him। The first such governor general was Lord Warren Hastings। ये पहला पॉइंट जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले यहां पर होता था गवर्नर ऑफ बंगाल। देखिए गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था। ठीक है जी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को हड़प लिया था, मैं आपको सादा बात बता देता हूं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को हड़प लिया था, अब उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पर एक अपना गवर्नर बना दिया था जो उस बंगाल को रूल कर रहा था। ठीक है जी। अब जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसने क्या किया, इसने उस ईस्ट इंडिया कंपनी के उस रूलर को हटा दिया और वहां पर बिठा दिया गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल। कौन बिठा दिया, गवर्नर जनरल। ठीक है जी, गवर्नर जनरल बिठा दिया। पहली तो ये चीज है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को हटाकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बनाया गया, किस एक्ट के द्वारा बनाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 मेंबर्स की, जिसमें एक था गवर्नर जनरल प्लस उसके 3 और नहीं 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करते थे, मदद करते थे। ठीक है जी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कैसे, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी कैबिनेट मिनिस्टर, जो कैबिनेट होती है उसकी, मिनिस्टर्स की जो कैबिनेट होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है प्राइम मिनिस्टर की मदद करने के लिए, जिसमें नितिन गडकरी साहब हैं, जयशंकर साहब हैं। ठीक है जी। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हैं हमारे जम्मू के। ठीक है जी। तो ये सारे लोग कौन है, ये उनके कैबिनेट के मेंबर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर को मदद करने के लिए। ऐसे ही गवर्नर जनरल को मदद करने के लिए उसको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। ठीक है जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तीसरा, द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वारन हेस्टिंग। जो पहला ये गवर्नर जनरल बना, इसका नाम क्या था, लॉर्ड वारन हेस्टिंग। ठीक है जी। इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अनलाइक अर्लियर व्हेन 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन एंड अदर। पहले 3 प्रेसिडेंसी, जो कौन कौन सी प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, ये 3 प्रेसिडेंसीज थी पहले। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले ये 3 प्रेसिडेंसीज थी, इनके अपने अपने गवर्नर थे, इनके अपने अपने गवर्नर थे और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। अब ये तीनों प्रेसिडेंसीज जो है ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर कर दी, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर कर दी। ठीक है जी, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर कर दी। याद रखना जब ये पढ़ते हो तो मैप जो है ना, मैप को साथ में पढ़ा करो।
जब भी पॉलिटी पढ़ते हो, पॉलिटी को मैप के साथ पढ़ने का मकसद ये है कि आपको भूलेगा नहीं फिर, ठीक है जी। यहाँ इस साइड आ जाता है बंगाल, ठीक है जी, इस साइड ये एरिया था बंगाल का, ठीक है। यहाँ पे बंगाल, यहाँ पे बॉम्बे, इस साइड पे ना, यहाँ पे बॉम्बे, मद्रास, ठीक है जी। यहां भी गवर्नर था, यहां भी गवर्नर था, यहां भी गवर्नर था। अब इन तीनों को ट्रायंगल बना दिया गया और इनका हेड यहां पर बिठा दिया गया, जिसको नाम रख दिया गवर्नर जनरल, जो बन गया लॉर्ड वारन हेस्टिंग। अब इनके लिए, इन दोनों प्रेसिडेंसीज के लिए, इस प्रेसिडेंसी के लिए और इस प्रेसिडेंसी के लिए रूल्स कौन बनाएगा, कौन इनको हेड करेगा, गवर्नर जनरल बंगाल का, ठीक है जी। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774 कंप्राइजिंग ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के अंदर बनाया गया 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस था और प्लस 3 अन्य जजेस थे। जैसे आज आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस और बाकी जजेस होते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता के अंदर। पहला सुप्रीम कोर्ट कहां बनाया गया, कलकत्ता के अंदर बनाया गया, और जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य जजेस थे, ठीक है जी। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम engaging in any private trade of accepting presents or bribes from the natives। जो अब इनहेबिटेंट्स, मतलब इंडियन नेटिव्स का मतलब इंडियन, जो इंडियन से ये ब्राइब्स लेते थे, रुश्वतें लेते थे, ठीक है जी, उस चीज़ को प्रिक्योर करने के लिए, उसको उस चीज़ से लोगों को बचाने के लिए, इंडियन लोगों को बचाने के लिए, और कंपनी का रूल। अच्छा, ये ऐसा क्यों करते थे, कंपनी के जो वर्कर्स थे ये लोगों से महसूल क्यों लेते थे। देखिए इसके पीछे एक कहानी, इसके पीछे क्रोनोलॉजी है, मैं आपको बताता हूँ। जब कंपनी के वर्कर्स इंग्लैंड से आते थे, यहाँ पर ब्रिटेन से आते थे, ब्रिटिश एरिया से आते थे यहाँ पर, ठीक है जी, बिजनेस करने आते थे, यहाँ से वो अरबों खरबों रुपया लेके जाते थे, अमीरों अमीर बन के जाते थे। कैसे, यहाँ के लोगों से ब्राइब लेते थे, जुल्म करते थे, ठीक है जी, उनको बेगार्स करवाते थे, फ्री का काम करवाते थे, ये मतलब रिश्वत खाते थे यहाँ के लोगों से। और जब यहाँ से वापस जाते थे 1-2 साल के बाद अमीर बन के जाते थे। वहाँ के लोग भी हैरान होने लगे कि ये अमीर बन के कैसे आ रहे हैं, तो उन्होंने शिकायत कर दी गवर्नमेंट को कि भैया इसको देखो। जब गवर्नमेंट ने देखा तो देखा भाई करप्शन वगैरह चल रहा है, तो रेगुलेटिंग एक्ट में उन्होंने फिर एक पॉइंट डाल दिया कि जो सर्वेंट्स हैं कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं वो किसी भी तरीके के प्राइवेट बिजनेस नहीं करेगा, प्राइवेट ट्रेड, अपना प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा, कंपनी का वर्कर है, कंपनी से काम करेगा, और किसी से कोई ब्राइब या कोई प्रेजेंट गिफ्ट वगैरह नहीं लेगा, ठीक है जी। इट स्ट्रेंथन्ड द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। अब यहां पर बना दिया गया एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्यों बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बनाया गया ताकि रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स की रिपोर्ट जो है किसको देता रहे, ब्रिटिश क्राउन को देता रहे। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटेन के अंदर थी उस वक्त, उसको क्या करता रहे, रिपोर्ट देता रहे, उसको रिपोर्ट कार्ड देता रहे कि भाई इस साल क्या हुआ, इस साल क्या हुआ। रेवेन्यू, अच्छा रेवेन्यू क्या होता है, जमीनों के मामलात, ठीक है जी, मकानों के पैसा, ठीक है जी, ये सारे मामलात रेवेन्यू में आ जाते हैं। तो रेवेन्यू का क्या स्टेटस है, हमें कितना रेवेन्यू ड्रॉ हुआ है कंपनी में, कितना क्या है, टैक्स इस हिसाब से ब्रिटिशर्स कंपनी से लेते थे, ठीक है जी, उसकी रिपोर्ट। सिविल, कितने केसेस आए, लोग क्या कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है जी, लड़ाई कर रहे हैं, क्या कंपनी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, ये सारी रिपोर्ट्स, सिविल रिपोर्ट्स। मिलिट्री, जो उनकी मिलिट्री थी उसका क्या स्टेटस है, ये सारे रिपोर्ट कार्ड्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाकर किसको दे रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेज रहा था। कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसने बनाया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने। इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सुप्रीम कोर्ट, ये छोड़ दीजिए आप, गवर्नर जनरल, ठीक है जी, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। ये 3-4-5 चीजें जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा, पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। उसके बाद आ जाता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अच्छा, ये अमेंडिंग एक्ट किस लिए था, ये अमेंडिंग एक्ट इसी रेगुलेटिंग एक्ट को अमेंड करने के लिए लाया गया था, ठीक है जी। इस अमेंडिंग एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस थे, उन प्रोविजंस से इसी रेगुलेटिंग एक्ट को क्या किया गया था, इसी रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 का, उसके कुछ प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए ये एक्ट लाया गया था, ठीक है जी।
In a bid to ratify the defects of the Regulating Act 1773, the British Parliament passed the Amending Act of 1781, also known as the Act of Settlement. याद रखना, Amending Act 1781 को Act of Settlement भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है जी। फीचर्स क्या है इस एक्ट के? It exempted the Governor General and the Council from the jurisdiction of the Supreme Court for the acts done by them in their official capacity. जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी या गवर्नर जनरल खुद थे, वो जो भी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करते थे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई दबाव नहीं रहेगा। मतलब अगर गवर्नर जनरल को गलत काम कर देता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील नहीं कर सकते। कितनी बुरी बात है। मतलब नाम का सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर जनरल जो मर्जी करे आप उसके खिलाफ या उसकी काउंसिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन लिमिटेड करती है यहां पर, एक चीज। दूसरा क्या है, सिमिलरली इट आल्सो एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शंस। कंपनी के जो वर्कर्स थे, कंपनी के जो काम करने वाले थे, उनके ऊपर भी कोई इख्तियार नहीं सुप्रीम कोर्ट का, उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में आप केस नहीं कर सकते, सुनवाई नहीं है। मतलब कंपनी को पूरा पूरा सुप्रीम कोर्ट के बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बचा किसके लिए? अब हिंदुस्तान के लोगों के लिए। अंग्रेजों को सुप्रीम कोर्ट और बचा हिंदुस्तान के लोगों के लिए। इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। रेवेन्यू मैटर्स को भी ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकाल दिया गया। रेवेन्यू के जितने भी मैटर्स थे, रेवेन्यू की वजह से भी अगर कोई मैटर अराइज होता था या रेवेन्यू का मैटर कोई था, सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार से बाहर, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर। बचा क्या सुप्रीम कोर्ट के पास? मतलब जमीनों का खाता भी बाहर, कंपनी के वर्कर्स का खाता भी बाहर, कंपनी भी बाहर, गवर्नर जनरल भी बाहर, उसकी काउंसिल भी बाहर। मतलब उनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट बनाया है क्यों? ठीक है जी। इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट, अच्छा याद रखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अब सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जहां बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के ऊपर होती थी, वो सिर्फ कलकत्ता तक रह गई। सिर्फ कलकत्ता के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट, बाकी लोग कहां जाएंगे? और कलकत्ता के लोगों के लिए भी कहां पर? रेवेन्यू के केसेस में नहीं, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के केसेस में नहीं, एम्प्लॉय कंपनी के वर्कर्स या एम्प्लॉयज के केसेस में नहीं। आपसी कोई लड़ाई है, घरेलू झगड़ा है, डोमेस्टिक कोई झगड़ा है, उसके लिए मतलब नाम निहाद सुप्रीम कोर्ट बच गई। ठीक है जी। It also required the court to administer the personal law of the defendants, that is Hindu were to be tried according to the Hindu law and Muslims were to be tried according to the Muslim Mohammedan law. ठीक है जी। वर्ड है डिफेंडेंट्स, एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ केस करने वाला, डिफेंडेंट जिसके खिलाफ केस किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास दायरा इख्तियार इतना था कि डिफेंडेंट को वो सुन सकता है बस। ठीक है जी। वो कहां पर? हिंदू और मुस्लिम लॉ में, बस और कुछ नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के पास बचा ही नहीं, जमीनों के मामलात नहीं, कुछ नहीं, बेड़ा गर्क कर दिया इधर ही बनाने से पहले 7-8 साल में ही। इट लेड डाउन दैट द अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। जो प्रोविंशियल कोर्ट्स थी, मतलब जो बंबई के अंदर कोर्ट थी, मद्रास के अंदर थी, बंगाल के अंदर जो छोटी कोर्ट थी, प्रोविंशियल कोर्ट्स जिनको कहा जाता था, उनमें से अगर कोई मसला सॉल्व होता था और उसके ऊपर उस मसले के ऊपर किसी को पहले अपील करनी थी तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता था। ऑब्वियस सी बात है, हाई कोर्ट से मसला हल नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पार्लियामेंट में थोड़ी जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, प्रोविंशियल कोर्ट से अगर कोई मसला हल नहीं हुआ तो उसको बोला कि भाई आप कहां जाओ? गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास। आप सुप्रीम कोर्ट मत जाओ, आप गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास जाओ। क्या भाई, वही बात है, तेरे लफ्ज तेरे मुंह में। ठीक है जी। इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम द रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट। प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए भी रूल्स कौन फ्रेम करेगा? गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल। प्रोविंशियल कोर्ट कैसे चलेगा? प्रोविंशियल कोर्ट सुबह कितने बजे खुलेगा? प्रोविंशियल कोर्ट के पास किस चीज की सुनवाई करने का हक है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें भी गवर्नर और उसकी काउंसिल ही डिसाइड करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट बनाया क्यों? बचा किस लिए सुप्रीम कोर्ट? भेड़ बकरियां रखने के लिए बनाया था सुप्रीम कोर्ट क्या? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आ जाता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट। बेटा ये जो एक्ट्स हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है जी, एक्ट ऑफ 1786, फिर आ गया चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, काउंसिल्स ऑफ इंडिया एक्ट है, हाँ जी 1892, 1909 वाला मॉन्यूमेंटो रिफॉर्म, ठीक है जी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये सारी सीरीज जो मैंने पढ़ी है इस वक्त, ये सारे एक्ट्स हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में करने हैं, ठीक है जी। आज हम कर लेंगे 1853 तक, उसके बाद कल वाले लेक्चर में, ठीक है जी। The features of this act are as follows. It distinguished between the commercial and political functions of the company. अब इस एक्ट ने क्या कर दिया, कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया। जो कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शंस थे कंपनी के, उनको अलग कर दिया। मतलब बिजनेस और पॉलिटिक्स, मतलब रूल और पैसा अलग कर दिया, ठीक है जी। क्या किया इसको अलग करने के लिए? It allowed the court of director to manage the commercial affairs, but created a new body called board of control. याद रखना, board of control बन गया यहां पर, board of control बन गया। board of control किस लिए बना? To manage the political affairs। याद रखना, commercial functions अब रहे court of director के पास, और board of control क्या करेगा? वो किसके रिपोर्ट कार्ड देगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को? board of control रिपोर्ट कार्ड देगा पॉलिटिकल अफेयर्स का। याद रखना, हमने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखा था पहले, उसमें क्या क्या था? सब कुछ था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सॉरी, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखा था हमने, इसमें क्या क्या कहा था हमने? किस किस का रिपोर्ट कार्ड? रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री, सारे रिपोर्ट कार्ड्स वो देगा, मतलब बताएगा कि इंडिया में क्या हो रहा है। लेकिन अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जो पॉलिटिकल अफेयर्स की रिपोर्ट कार्ड किसको देगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा। इससे पहले कौन दे रहा था दोनों रिपोर्ट कार्ड्स? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स बचे, बिजनेस के अफेयर्स बचे, पॉलिटिकल अफेयर्स किसके पास आ गए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। तो ये बन गई डबल गवर्नमेंट। ये कैसे बन गई? सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है जी, ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट आ जाता है, इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू टू द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। याद रखना, जो ब्रिटिशर्स की पोजीशन में जो इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स की पोजीशन में, मतलब जो चीज ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश की थी, जिस चीज के ऊपर ब्रिटिशर्स का हक था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हक था इंडिया के अंदर जिन चीजों के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का हक था, उन चीजों के लिए, चाहे वो मिलिट्री थी, चाहे वो और क्या था, हाँ सिविल अफेयर्स थे, इन सारों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब ज्यादा ट्रस्टेड थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, बस इतना समझ लीजिए आप, ठीक है जी। इन सारी चीजों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया और कहा कि सुपरवाइज करो और देखो, ऑपरेशनलाइज भी करो और हमें रिपोर्ट भी देते रहो, ब्रिटिश पोजीशन इंडिया। अच्छा, इस एक्ट के बाद दो नए कंसेप्ट आ गए इंडिया के अंदर, एक ब्रिटिश पोजीशन, दूसरा ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट इन द गवर्नमेंट। मतलब अब ब्रिटिशर्स जो है इंडिया को पोजेस करने लगे। अब हिंदुस्तान की जमीन को ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हमारी जमीन है, यहां से कहना शुरू कर दिया, एक कंसेप्ट यह आ गया। दूसरा कि उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आ गई इंडिया के अंदर, ठीक है जी, इंडिया को एडमिनिस्टर करने के लिए। एक्ट ऑफ 1786, यहां से पता लगता है कि अंग्रेज कितने दूध में थे, कितने पानी में थे, कितने लालची थे और कितने ही घटिया किस्म के उन्होंने हरवे इस्तेमाल किए हमारे लोगों को डिसीव करने के लिए। चलिए जी, एक्ट ऑफ 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस की वजह से आया था ये एक्ट, ठीक है जी। क्यों? 1788 वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ही प्लेस्ड टू डिमांड्स टू एक्सेप्ट। इसको कहा कि भैया आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाओ। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया कि आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाओ। तो कॉर्नवालिस ने क्या कहा कि भैया मेरी हैं दो शर्तें। कौन कौन सी शर्तें? एक शर्त अगर काउंसिल कोई भी डिसीजन लेती है किसी भी स्पेशल केस के अंदर, कोई एक स्पेशल केस है उसमें अगर काउंसिल कोई भी डिसीजन लेती है, जो काउंसिल थी कौन सी? गवर्नर जनरल की जो काउंसिल बनाई गई थी, मैंने पिछले आपको बताया, अगर गवर्नर जनरल की काउंसिल कोई भी डिसीजन लेती है किसी भी स्पेशल केस में, तो मुझे पावर दो कि जो मैं डिसीजन लूंगा वो उस डिसीजन को ओवरराइड कर देगा। मतलब उनकी बात ही सुनी जाएगी, मेरी सुनी जाएगी। मतलब सीधा सीधा मुझे पावर दे दो सारी। एक कि काउंसिल के किसी भी डिसीजन के लिए अगर कोई स्पेशल केस है, अगर उसमें काउंसिल डिसीजन ले रही है तो
डिसीजन को ओवरराइड करने की पावर मुझे दे दो। दूसरा इसने कहा कि मुझे कमांडर इन चीफ बना दो, जो मिलिट्री ही आपकी है बड़ी हुई कहां पर, इंडिया के अंदर, मुझे उसका कमांडर इन चीफ बना दो। दोनों को एक्सेप्ट किया गया, नया एक्ट लाया गया, इस एक्ट के द्वारा फिर उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है जी। उसके बाद आ गया चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ओवरराइडिंग पावर मिली थी, ठीक है, कि अगर काउंसिल कोई डिसीजन लेती है तो अगर मैं उस डिसीजन के खिलाफ हूं तो वो डिसीजन नहीं चलेगा, जो मैं कहूंगा वही चलेगा, ओवरराइडिंग पावर। ठीक है जी। तो वो जो ओवरराइडिंग पावर लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिली थी, इस चार्टर की वजह से कहा गया कि अब जो भी नेक्स्ट गवर्नर जनरल आएगा उसके पास वो ओवरराइडिंग पावर होगी। ठीक है जी। दूसरा आ गया, इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मैड्रास। यहां गवर्नर जनरल को कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पावर्स मिली, मतलब जो प्रेसिडेंसीज थी, मतलब प्रेसिडेंसीज मतलब जैसे आज स्टेट्स होते हैं मुल्क के, वैसे ही उस वक्त प्रेसिडेंसीज थी। जो मैद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल के अंदर रूल हो रही थी, तो उनके ऊपर ज्यादा कुछ पावर्स, एक्स्ट्रा पावर्स दी गई। ठीक है जी, गवर्नर जनरल को। थक गया यार। ओके जी। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। 20 और साल के लिए कंपनी को ट्रेड करने का राइट मिल गया, परमिशन मिल गई, मोनोपोली मिल गई इंडिया के अंदर। मतलब कंपनी को ना टाइम टू टाइम 10 साल के बाद, 5 साल के बाद परमिशन लेनी पड़ती थी इंडिया के अंदर, मतलब बिजनेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको रिन्यू कर दिया। इसने क्या किया, कंपनी का जो बिजनेस करने का लाइसेंस था इंडिया के अंदर 20 और सालों के लिए रिन्यू कर दिया। इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ, कौन था कमांडर इन चीफ? गवर्नर जनरल। ठीक है जी। वॉज नॉट टू बी द मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड। सॉरी, वहां पे तो चलो उसको स्पेशली बनाया गया था कॉर्नवालिस को कमांडर इन चीफ, लेकिन कमांडर इन चीफ अलग होता था। तो इस एक्ट ने कहा कि कमांडर इन चीफ जो होगा वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं रहेगा। पहले अगर वो रह सकता था तो रहता था, लेकिन अब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी उसका मेंबर जो है वो कमांडर इन चीफ नहीं बन पाएगा, नहीं रहेगा। इट लेड डाउन दैट द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर हेंसफॉर्थ टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यूज। कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके जो मेंबर था, उसके जो स्टाफ थे, मतलब उसको पहले तनख्वाह कौन दे रहा था? पहले गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको अपनी तरफ से तनख्वाह दे रही थी क्योंकि उन्होंने रखा था रिपोर्ट कार्ड देने के लिए। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए कहा गया कि अब उनको जो तनख्वाहें हैं उनको इंडियन रेवेन्यू से तनख्वाहें दी जाएंगी, मतलब हिंदुस्तान के पैसे से, जो हिंदुस्तान का पैसा लूट के ले जा रहे थे उसी से इनको तनख्वाहें भी दी जाएंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये भी इंपॉर्टेंट है। 20 साल की मोनोपोली मिली थी 1793 में, वो कब खत्म हो रही थी? 1813 में। अब 1813 में फिर से परमिशन कंपनी को देनी थी और रूल करने के लिए। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुई है, गवर्नर जनरल जो है वो कंपनी का ही आ रहा है और वही रूल कर रहा है। बात आ रही समझ में मेरी? है ब्रिटिशर्स उसको डाल रहे हैं, लेकिन आ तो रहा है कंपनी के नाम पे, तो कंपनी अभी रूल कर रही है इंडिया को। ठीक है। और 1793 में कंपनी को परमिशन मिल गई ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि आप 20 साल और राज कर लीजिए इंडिया के अंदर, सॉरी 20 साल और ट्रेड कर लीजिए इंडिया के अंदर। ठीक है जी। तो अब वो खत्म हो रही थी 1813 में, तो 1813 में एक और एक्ट आया, उसने क्या किया? इट एबॉलिश्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया, दैट इज द इंडियन ट्रेड was thrown open to all British merchants. However, it continued the monopoly of the company over trade in tea and trade with China. यहां पर अब कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाम कस दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अब इंडिया के अंदर सिर्फ आपको, अंग्रेजों की तरफ से सिर्फ आपको बिजनेस करने का हक नहीं है। अब हर अंग्रेज बिजनेस कर सकता है जाकर इंडिया में। इंडिया में कोई भी अंग्रेज आएगा और बिजनेस कर सकता है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट नहीं है बिजनेस करने का। पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, मतलब ब्रिटिशर्स की तरफ, अंग्रेजों की तरफ आकर, यहां पर अंग्रेजों की तरफ से आकर इंडिया में वही बिजनेस कर रही थी। लेकिन अब कहा गया कि अब हर एक ब्रिटिशर इंडिया में आकर बिजनेस कर सकता है, सिर्फ कंपनी को ये राइट हासिल नहीं है। कंपनी के लिए कहा गया कि आप इंडिया में सिर्फ चाय का बिजनेस करेंगे, टी बिजनेस करेंगे इंडिया में, सिर्फ टी बिजनेस करेंगे इंडिया में, और आप चाइना की तरफ बढ़िए, आप चाइना में ट्रेड करिए, जाकर चाइना में बिजनेस फैलाइए अपना, इंडिया को छोड़िए, अब आप चाइना में बिजनेस करिए। ठीक है जी। इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। ठीक है जी। इसने क्या किया
जो ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी है, जो उसकी खुद मुख्तारी है, वो कंपनी की टेरिटरी पर लागू कर दी। मतलब कंपनी ने जो टेरिटरी, जो कॉलोनीज अपने अंदर रखी थी, जिनके ऊपर कंपनी रूल कर रही थी, अब उनका जो उनकी जो लगाम है लगभग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली। ठीक है जी, ये समझ लीजिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से इतना इंपॉर्टेंटली नहीं पूछा जा सकता, ये इंपॉर्टेंट है। टी वाला ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड कीजिए, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तीसरा पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया, खैर। It allowed the Christian missionaries to come in to India for the purpose of enlightening the people. Christian missionaries, उनको परमिशन मिल गई कि इंडिया में आए और तबलीग करे लोगों को क्रिश्चियन बनने के लिए। ठीक है जी, कोई भी रिलीजन बुरा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग बुरे होते हैं। ठीक है जी, तो क्रिश्चियन लोग जो थे, मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज, जिनको पादरी कहा जाता है, जैसे हमारे देखेंगे मंदिरों में साधु होते हैं, मस्जिदों में मौलानाज होते हैं, तो वैसे ही अंग्रेज़ों की तरफ से क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं। ठीक है जी, जो तबलीग करते हैं, जो मोटिवेट करते हैं लोगों को क्रिश्चियन बनने के लिए। ठीक है जी, उनको भेजा गया इंडिया के अंदर और कहा गया कि आप क्या कीजिए, लोगों को एनलाइटमेंट दीजिए, मतलब लोगों को आप बताइए रिलीजन के बारे में। और अगर वो मोटिवेट होते, ज़बरदस्ती नहीं थी, रिलीजन में ज़बरदस्ती नहीं थी, और कहा गया कि अगर आप लोगों को अपने रिलीजन से मोटिवेट कर सकते हैं, क्रक्स बता सकते हैं रिलीजन का, तो आप जाइए और लोगों को मोटिवेट कीजिए। और बहुत सारे लोग बने भी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। It provided for the spread of Western education among the inhabitants of the British territories in India. British territories जो इंडिया के अंदर थी, कौन कौन सी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, उसके अंदर वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन को लागू करने का उन्होंने कहा कि लागू कीजिए, उसको स्टार्ट कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है जी, इट authorized the local governments in India to impose taxes on persons. They could also punish the person for not paying taxes. उसने कहा, इस एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को, यहां पर अब कंपनी की बात नहीं रही, ब्रिटिशर्स की जो लोकल गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर, सॉरी, हाँ जी, जो ब्रिटिशर्स ने अपनी लोकल गवर्नमेंट इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश कर ली थी, उस लोकल गवर्नमेंट को कहा कि आप लोगों के ऊपर टैक्सेस जो है वो इंपोज कीजिए, अगर लोग टैक्सेस नहीं देते हैं तो आप उनको पनिश भी कीजिए। देखिए, इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियन मिशनरीज वाला इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न एजुकेशन वाला इंपॉर्टेंट, और ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि बाकी आपको बीच में घुसने की जरूरत नहीं है इतनी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसने क्या किया? इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहां पर गेम चेंज हुई है, जहां गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था सिर्फ, और वो रूल करता था बॉम्बे और मद्रास को भी, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का स्टेटस लेकर आया 1833 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता। एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स, जितने भी सिविल और मिलिट्री पावर्स थे सारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिए गए। दस द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस वजह से पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह का एक एक्ट बन गया। इस एक्ट ने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाई पहले सबसे फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाई। ठीक है जी, आप ये समझ लीजिए। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि फॉर द फर्स्ट टाइम विच एक्ट क्रिएटेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपने जवाब देना 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाई। ठीक है जी। हैविंग अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया पोजेस्ड बाय द ब्रिटिश इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है जी। और अच्छा, ये इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, इसके जो इनने बनाई थी, इसके पास क्या राइट्स थे? इसके पास क्या राइट्स थे? मतलब ये क्या कर सकती थी? ये जितना भी टेरिटोरियल एरिया इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने पोजेस किया हुआ था, ठीक है जी, उसके ऊपर क्या कर रही थी? राज करने के लिए गवर्नमेंट बनाई गई थी। इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन सच एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। The laws made under the previous acts were called regulations, while the laws made under this act were called as acts. याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट। देखिए, इससे पहले क्या था? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, बंगाल का, उसके नेतृत्व में, उसके अंडर जो है
बॉम्बे और मद्रास चल रहा था, लेकिन इनके अपने अपने गवर्नर अभी भी थे, जो गवर्नर्स किसके नीचे काम कर रहे थे, गवर्नर जनरल के नीचे काम कर रहे थे, ठीक है जी। और इनके पास अपनी अपनी लेजिस्लेशन भी थी और ये अपने कानून वगैरह भी बना रहे थे, ठीक। लेकिन अब क्या हुआ, अब इनकी जो कानून, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, बंगाल को हटा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक को सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के पास लेजिस्लेटिव पावर्स थे, कानून बनाने की पावर्स थी, अपने मतलब लोकल एरियाज के लिए कुछ कानून बनाते थे, इन पावर्स को खत्म कर दिया गया और ये सारी पावर्स किसको चली गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो भी कानून बनाएगा वो पूरी जगह चलेगा। अच्छा, इससे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर्स ये वाले जो कानून बनाते थे उनको रेगुलेशंस कहा जाता था, लेकिन अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कानून बनाएगा उनको एक्ट्स कहा जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है जी। एक मिनट, थक गया हूँ यार, बोल 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 के दिमाग खराब हो गया। 45 मिनट से बोल रहा हूँ भैया, मजाक नहीं है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट। It ended the activities of East India Company as a commercial body which became purely administrative body. It provided that the company territories in India were held by it in trust of His Majesty, his heirs and successors. याद रखना, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एज ए कमर्शियल बॉडी भी डिप्राइव कर दिया गया, मतलब अब वो एक कमर्शियल बॉडी भी नहीं बची इंडिया के अंदर, ठीक है जी। और हर कोई काम इन द ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी होगा। क्या मतलब हो गया इन द ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी? जो क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन था, उसके नाम पर, हिज मैजेस्टी कौन हो गया, जो ब्रिटिश क्राउन था उसके नाम पर हर एक काम होगा इंडिया के अंदर, ठीक है जी। और उसके बाद जो उसके लीगल हायर्स होंगे, सक्सेसर्स होंगे, आने वाले उसके जो जानशीन होंगे, जो उसके औलादे होंगी, जो क्राउन बनेंगे बाद में, ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये खाता चलेगा। इंडिया के अंदर जो भी गवर्नमेंट है उन्हीं के नाम पर चलेगी, ठीक है जी, कोई कंपनी नहीं, वर्ड की कंपनी, ठीक है जी। The Charter Act of 1833 attempted to introduce a system of open competition for the selection of civil servants and stated that the Indians should not be debarred from holding any place, office and employment under the company. However, this provision was negated after opposition from the Court of Directors. याद रखना, 1833 वाले एक्ट ने कहा कि इंडियंस को भी मौका मिलना चाहिए सिविल सर्विसेज के बीच में। जो सिविल सर्विसेज थी कौन सी, जो आज हम दे रहे हैं, यूपीएससी, पीएससी है, ठीक है जी, ये सारे तब से इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है जी। तो कहा गया कि अब इंडियंस को भी पार्ट मिलना चाहिए कि ये भी एग्जाम्स दें, ये भी ऑफिसर्स बने, एम्प्लॉयमेंट इनको मिले, ये भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने ये सब करने से मना कर दिया। पहली बार ये हुआ था कि इंडियंस को मतलब सिविल सर्विसेज के बीच में बैठने का मौका दिया जा रहा था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, निगेट कर दिया, मना कर दिया, और फिर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है जी। चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला जो मैंने पढ़ा है। अब आ जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, दिस वाज द लास्ट of the series of charter act passed by the British Parliament between 1793 and 1853. It was significant constitutional landmark. इसमें क्या हुआ? It separated for the first time the legislative and the executive functions of the Governor General's Council. It provided for addition of 6 new members called legislative councillors of the council. इसने क्या किया? गवर्नर की जो काउंसिल थी, उसके जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे, उनको डिवाइड कर दिया। उनको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, और इसने 6 एक्स्ट्रा मेंबर्स को ऐड किया, ठीक है जी, और उनको कह दिया लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। उनको क्या कह दिया? लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स, और उनको काउंसिल में ऐड कर दिया, ठीक है जी, उनको काउंसिल में ऐड कर दिया। इन अदर वर्ड्स, इट एस्टैब्लिश्ड, वेरी सॉरी, एक सेकेंड, सॉरी, लाइट का रफड़ है यार, बिजली चली गई थी, अभी आई, वापस से कंटिन्यू कर रहा हूं। हाँ, इन अदर वर्ड्स, इट एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू बी नोन एज द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। हम दूसरे लफ्जों में ये कहेंगे कि इसने अब लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग से बनाई। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस तो उसकी काउंसिल कर रही थी गवर्नर जनरल की, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल गवर्नर जनरल के लिए अब क्या बनाएगी? अलग से बनाएगी, और इसको एक मतलब अंग्रेजों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहना शुरू कर दिया, ठीक है जी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहना इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहना शुरू कर दिया, या फिर इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहना शुरू कर दिया, ठीक है जी।
लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को अलग कर दिया, 6 मेंबर्स की काउंसिल बनाई, ठीक है जी, जिसको इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया, किस लिए, कानून बनाने के लिए। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शनड एज अ मिनी पार्लियामेंट अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर्स एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट। दस द legislation for the first time was treated as a special function of the government requiring special machinery and special process। ठीक है जी, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बनाता था वैसे ही ये काम करके कानून वगैरह बनाने लगी। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये रखिए याद। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को अलग किया, 6 मेंबर की काउंसिल बनाई जिसने क्या किया, लेजिस्लेटिव फंक्शंस को संभाल लिया, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। याद रखना, इसने ओपन कंपटीशन सिस्टम और सिलेक्शन वाला प्रोसेस शुरू कर दिया सिविल सर्वेंट्स के लिए। रिक्वायरमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया किसके लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए। द covenanted civil services was thus thrown open to the Indians also. Accordingly, the Macaulay Committee, the Committee on the Indian Civil Services, was appointed in 1854. इसी चीज को, इसी सिविल सर्विसेज ओपन कर दिए गए थे इंडियंस के लिए कि इंडियंस भी अब सिविल सर्वेंट्स बन सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। इस चीज को देखने के लिए मैकॉले की कंपनी जो है उसको 1854 में स्टैब्लिश भी किया गया। 1854 में स्टैब्लिश भी किया गया और कहा गया कि आप देखिए कि ये हम सही कर रहे हैं, गलत करें जो भी, इसको ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है जी। इसी याद रखना, अगर कहा जाएगा कि पहली बार इंडियन सिविल सर्विसेज को ओपन मैकॉले कमेटी को मतलब एग्जाम कैसे कंडक्ट वगैरह करना है, मतलब हर चीज को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया था। और अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विसेज को ओपन कब कर दिया गया था इंडियन लोगों के लिए भी, किस एक्ट के द्वारा किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एक्ट था, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। It extended the company's rule and allowed it to retain the possession of Indian territories on trust for the British Crown। याद रखना, कंपनी रूल को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है जी। और जो भी इंडियन टेरिटरीज थी वो ब्रिटिश क्राउन के नाम पर अब पोजेस की जाने लगी इंडिया में। मतलब जो भी इंडिया में रूलर बैठता था उसको उसका हेड कहां पे होता था, ब्रिटिश क्राउन होता था, और कहता था कि मेरे हिसाब से जो मैं कहूंगा वैसे ही आपने वहां रूल करना है, और ये जो आप वहां पर एस्टैब्लिशमेंट आपने की है, ठीक है जी, और जो आप वहां पर चीजें पोजेस कर रहे हैं ये आप मेरे नाम पर पोजेस कीजिए, ठीक है जी। बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड अनलाइक द प्रीवियस चार्टर। दिस वाज ए क्लियर इंडिकेशन दैट द कंपनीज रूल कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम द पार्लियामेंट लाइट। जैसे पिछले रूल्स, जो पिछले एक्ट थे उसमें कहा जाता था कि 20 साल के लिए कंपनी को टाइम दिया गया, जैसे 1793 में हमने देखा, 1813 में देखा, 1833 में देखा कि 20-20 साल बढ़ाते गए कंपनी के रूल के लिए, लेकिन 1853 में ऐसा कोई टाइम नहीं दिया गया। तो इसने इंडिकेशन दे दी कि अब कंपनी का रूल लगभग जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो खत्म करने जा रहा है, और वो डायरेक्टली यहां पर आ रहा है अब खुद अपना रूल लेकर, ठीक है जी। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहली बार इंडियंस को भी अब क्या मिला, हक मिलने लगा कि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन रखें कहां पर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनाई गई थी ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कानून बनाने के लिए, उसमें पार्ट लेने के लिए मतलब उन 6 में से एक मेंबर शायद से, ठीक है जी, हाँ 6 में से एक मेंबर, ठीक है, जो 6 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई थी कानून बनाने के लिए, ये वाली। It provided for the addition of 6 new members called the legislative councillors। ठीक है जी, लेजिस्लेटिव काउंसलर्स थे कानून बनाने के लिए, ठीक है जी। इन 6 में से एक मेंबर अब इंडियन होगा, ठीक है जी। मतलब इंडियंस की भी रिप्रेजेंटेशन आना शुरू होगी, मतलब इंडियंस को भी हक मिलने लगा कि वो उनके काउंसिल में बैठे, कानून बनाने वाली जो मशीनरी है, जो इंजन है उसमें बैठे और इंडिया के लोगों के लिए कानून बनाए, उनकी तरक्की के लिए कानून बनाए, ठीक है जी। तो उसमें अब इंडियंस को भी मौका मिला। 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। हाँ जी, 6 मेंबर्स का इन्होंने कहा कि 6 मेंबर्स जो हैं वो 1 मेंबर्स वाला पहले था, ठीक है। जो 6 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स इंडिया की तरफ से आएंगे, मतलब लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, याद रखिए, लोकल
रिप्रेजेंटेशन बनाएगी इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 6 मेंबर्स में से, ठीक है जी। और 4 मेंबर्स जो है लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ से आएंगे। किस किस की तरफ से? मद्रास की तरफ से एक बंदा आएगा, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, मतलब एक एक बंदा आएगा चारों प्रोविंशियल एरियाज की तरफ से जो रिप्रेजेंट करेगा काउंसिल में अपने अपने एरिया को, और उसके लिए कानून बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है जी। हाँ, जो 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे उनमें से 4 जो थे वो इंडियन ही थे, ठीक है जी, ये वाले। हाँ, जो 6 मेंबर्स की जो काउंसिल बनाई गई थी, जहां लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को अलग किया गया था, उन 6 में से 4 तो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और इंडिया के बिठा दिए थे, ठीक है जी। लोकल रिप्रेजेंटेशन को फर्स्ट टाइम क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है जी। तो हो गया खत्म? हाँ, खत्म हो गया, वापस हो गया। लास्ट में मुझे कंफ्यूजन हो गया आके, हो जाता है इतना तेज एक चीज़ बोलोगे तो। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, कैन मेक मिस्टेक्स, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर। शेयर कीजिए और PDF वगैरह आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, ठीक है जी। और वीडियो देखा करो, कम से कम हमें भी कोई सपोर्ट मिले, ठीक है जी। ऊपर वाले के नाम पे फी सबीलिल्लाह, मुफ्त का सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा हमें भी आप सपोर्ट वगैरह दिखाओ, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।